इजराइल में लगभग सुबह के 6 बजे लॉन्ग रेंज की हाईएस्ट एक्यूरेसी वाली मिसाइलों से लैस कई सारे लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरते हैं। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के अनुसार ईरान की लीडरशिप के प्रमुख लोग यहां तेहरान की एक परिसर में इकट्ठा हुए हैं। उनमें देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली भी शामिल है। विमानों की उड़ान भरने के 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइलें परिसर पर हमला करती है। इस तरह इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले हुए, देश के नेता कैसे मारे गए और तब से क्या क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव का इतिहास रहा है। 1979 तक ईरान शाह मोहम्मद रजा के द्वारा एक शासित अधिनायकवादी राजतंत्र था और उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। जब ईरानी क्रांति हुई तो उसके शासन को उखाड़ फेंका गया और आयतुल्ला रूहुल्लाह खामेनी ने देश पर नियंत्रण कर लिया और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। वे ईरान को इस्लामी कानून द्वारा शासित देश में बदलने के लिए दृढ़ थे। खामेनी ने देश में पहले से चल रही अमेरिका या पश्चिमी समर्थक नीति को त्याग दिया और अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजराइल को कट्टर दुश्मन घोषित कर दिया। विशेष रूप से इजराइल का विरोध एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल बन गया। रूहुल्लाह खामेनी की 1989 में मौत हो जाती है। उनके बाद उत्तराधिकारी अली खामेनी बने, जो एक धार्मिक नेता थे और तेजी से उभरे और देश की रिलीजियस लीडरशिप में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। समय के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका बार बार संघर्षों में उलझते गए। ईरान पर अमेरिका द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए और ईरान इस क्षेत्र में इजरायली विरोधी मिलिशिया का एक वित्त पोषक बन गया, कट्टर दुश्मन हो गया। 2002 में यह पता चलता है कि ईरान 2 सीक्रेट जगहों पर यूरेनियम कण संवर्धन कर रहा है, यूरेनियम बना रहा था। इस संवर्धित यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया जा सकता था, एक डर जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को पहले से ही था। ईरान ने बार बार परमाणु हथियार हासिल करने के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने साइबर अटैक्स किए, ईरान के प्रमुख साइंटिस्ट की हत्या करवाई और विशेष रूप से अमेरिका ने कूटनीति के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के कई प्रयास किए। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानी शासक ने एक परमाणु समझौते पर सहमति व्यक्त की। This is a good day because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy. Under the nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year, Iran will not get its hands on a nuclear bomb. हालांकि 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप इस समझौते से बाहर निकल गए। The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. तब से अमेरिका और ईरान के संबंध ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। 2025 में नई बातचीत के दौरान इजराइल और अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का उपयोग करके ईरान पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा। उसी वर्ष ईरान आर्थिक संकट में और गहरा चला गया। ईरानियन करेंसी का भाव गिर गया, खाद्य सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी और लोग निराश हो गए। 2025 के अंत तक देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भड़क उठे। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों ने इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की मांग की। ट्रंप ने ईरानी लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए कहा, यह कहते हुए कि मदद रास्ते में है, लेकिन शासन ने प्रदर्शनों पर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की। इसने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। कई दिनों तक बहुत कम या कोई खबर बाहर नहीं आई। अंत में हजारों लोग मारे गए, 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने ट्रंप द्वारा बार बार ईरान को धमकी देते हुए इस क्षेत्र में अपनी सेना का निर्माण शुरू किया। गुरुवार 26 फरवरी को जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक अंतिम कूटनीतिक प्रयास हुआ, बिना किसी सफलता के। शनिवार 28 फरवरी सुबह लगभग 9:40 पर ईरान की राजधानी तेहरान में यह सरकारी परिसर हेर स्क्वायर से ज्यादा दूर नहीं था। कथित तौर पर इसमें ईरानी राष्ट्रपति, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर का कार्यालय है। 2025 से अमेरिका ने स्पष्ट रूप से स्पेसिफिक इंटरनल इंफॉर्मेशन प्राप्त की कि अयतुल्ला खामेनी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स परिसर में कैसे कम्युनिकेट करते और चलते हैं। रिपोर्टेडली CIA ने महीनों तक खामेनी पर नजर रखी, उनके ठिकानों का नक्शा बनाया और उसके पैटर्न का अध्ययन किया। और इस इंफॉर्मेशन से उन्हें पूरा विश्वास है कि वह आज यहाँ इस परिसर में मौजूद है। उन्हें इस साइट पर शीर्ष ईरानी अधिकारियों की एक होने वाली मीटिंग के बारे में पता चल जाता है और इसी जानकारी के आधार पर अमेरिका और इजराइल ने रात के अंधेरे पर हमला करने का प्लान किया, लेकिन बाद में उन्होंने हमले का समय बदल दिया। अचानक इजरायली मिसाइलें इमारतों से टकराती हैं। इम्पैक्ट के दौरान कई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी उनमें से एक बिल्डिंग में थे और सर्वोच्च नेता खामेनी दूसरी में।
हमले के बाद सैटेलाइट इमेजेस से इमारतों पर हुए भारी नुकसान दिखाई देता है। काला धुआं उठ रहा होता है। जियोकॉन द्वारा पुष्टि किए गए फुटेज में भी परिसर के क्षेत्र में भारी मात्रा में धुआं दिखाई देता है। यहाँ से ली गई एक फोटो ये भी है। अली हुसैनी खामेनी इस हमले में मारे गए। ईरान के हेड ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल सुइदिल अब्दुल राय मुजबी भी मारे गए। इसके अलावा नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड अली साम खानी, IRGC के कमांडर और प्रमुख मोहम्मद पकपुर, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नाजरजादे इस हमले में मारे जाते हैं। इजरायली समाचार के अनुसार शुरुआती हमले के केवल आधे मिनट में कुल 30 वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। इस ऑपरेशन को इसराइल में रोरिंग लोइन और अमेरिका में एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इसे महीनों पहले योजनाबद्ध किया गया था। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाकियान बच गए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारजानी ने कसम खाई कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और शासन की निरंतरता सुनिश्चित की। सरकारी परिसर या गवर्नमेंट कंपाउंड पर हमला इस ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा था। इसके बाद इसराइल ने ईरान की और डिफेंस प्रणालियों को नष्ट कर दिया, खासकर तेहरान के आसपास। और तीसरी लहर में इसराइल ने लगभग 200 लड़ाकू विमान तैनात किए, जिससे उसकी अधिकांश वायुसेना ईरान में पहुंच गई। लक्ष्य यह था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी अधिक ईरानी मिसाइलों को नष्ट किया जाए। ईरानी लीडरशिप पर हमले के लगभग 30 मिनट बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उनके हमले मुख्य रूप से पूर्वी ईरान के लक्ष्यों पर केंद्रित थे, जो इजरायल से दूर थे। उन्होंने ईरानी जहाजों के बेड़े पर हमला किया। कहा जाता है कि अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरानी लक्ष्यों पर टोमाहोक क्रूज मिसाइल दागे और अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेस ने आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। ईरान में कई मिलिट्री और कमांड सेंटर को इजरायली हवाई हमलों से नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने एक वीडियो जारी कर इस सैन्य ऑपरेशन की आधिकारिक घोषणा की और ईरानी लोगों से अपनी सरकार पर कब्जा करने का आग्रह किया। When we are finished, take over your government. It will be yours to take. נבטיח את נצח ישראל. ट्रंप की घोषणा के कुछ ही समय बाद मिनाब हार्स प्रांत के सार तिब्बे एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पर एक हवाई हमला हुआ। ईरानी स्टेट मीडिया और अधिकारियों ने दावा किया कि कम से कम 175 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश बच्चे थे। इन आंकड़ों की अभी तक स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ये स्कूल एक ईरानी नौसेना बेस के पास स्थित है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की जांच की घोषणा की। इसके बाद ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 शुरू किया और जवाबी हमले शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट भर से दर्जनों स्थानों पर अनगिनत मिसाइलें दागी गई। सिर्फ इजराइल पर ही 200 से अधिक मिसाइलें दागी गई। ईरान के साथ एकजुटता में यमन के हौसियों ने घोषणा की कि वे लाल सागर में शिपिंग लेन पर हमला फिर से शुरू करेंगे। इससे 2025 गाजा सीज फायर के बाद 3.5 महीनों का विराम प्रभावी रूप से समाप्त हो गया और अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने ईरान के कुर्दिस्तान क्षेत्र में उर्बल की ओर जा रहे ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में कई समाचार एजेंसियों ने अरबेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विस्फोटकों की सूचना दी, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे। उस दोपहर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानी ड्रोन ने हमला किया, जिससे टर्मिनल 3 क्षतिग्रस्त हो गया और UAE का हवाई क्षेत्र प्रभावी रूप से बंद हो गया। बुश एल अरब और फेयरमाउंट द पाम जैसे लग्जरी होटलों में आग लग गई। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सीधे हमले का परिणाम था या इंटरसेप्टेड मिसाइलों के मलबे से आग लगी। लेकिन UAE सिर्फ एकमात्र देश नहीं है जिसे ईरान ने निशाना बनाया। बहरीन में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। फुटेज में दिखाया गया है कि एक ईरानी साहड ड्रोन ने इस फैसिलिटी से लगभग 20 मीटर दूर एक टावर ब्लॉक पर हमला किया। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि देश पर 66 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। मलबे से कम 8 लोग घायल हुए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना बनाया गया, जिन्हें सफलतापूर्वक रोक लिया गया। जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसने 49 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया और गिरा दिया, जो संभवतः पूरे देश में अमेरिकी सैन्य अड्डों की ओर जा रहे थे। कुवैत में ईरानी ड्रोन ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 यात्री टर्मिनलों पर हमला किया। सीरिया में एक ईरानी मिसाइल के मलबे से कम 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। कतर और सऊदी अरब दोनों ने घोषणा की कि वे जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखते हैं। अरब लीग ने ईरान के हमलों की निंदा की। ईरान के व्यापक हमलों के बाद नाटो के वरिष्ठ कमांडरों ने कहा कि यूरोप में उसकी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तथा तुर्की में उनका अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम अलर्ट है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्लीपर सेल एक्टिव कर सकता है।
इन हमलों में अमेरिका की भागीदारी विवादास्पद है। ट्रू सोशल पर ट्रंप ने यह कहा, Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. अमेरिका का हमेशा से यह आवश्यकता की युद्ध के लिए एक तर्क रहा है। समुद्र के पार से एक हमला मंडरा रहा था, इसलिए अमेरिका को पूर्व खाली हमला करना पड़ा और इस लड़ाई में कूदना पड़ा कि असंवैधानिक नजर आता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान की गतिविधियों ने सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे खतरे में डाला। ईरान परमाणु हथियार हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया और स्पष्ट रूप से इससे वर्षों दूर था। अमेरिका की अपनी खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल की अनुमानित मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ईरान पड़ोसी देशों के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं। ईरान पर हमला इसलिए किया गया हो सकता है कि वह विशेष रूप से कमजोर स्थिति में था, इसलिए ये लड़ाई एक चुनाव की, एक चॉइस की लड़ाई बन सकती है, आवश्यकता की नहीं। These preventive wars are often condemned internationally, not only because they're optional, because if every nation went out to strike adversaries who they thought were temporarily weak, we would live in a world of constant war. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार चुनाव का युद्ध अवैध होगा। इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या ये हमला अमेरिकी संविधान का उल्लंघन तो नहीं था? क्या ट्रंप ने कानून तोड़ा है? ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही युद्ध शुरू किया। पूरे अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, आंशिक रूप से ईरानी शासक के खिलाफ और आंशिक रूप से युद्ध में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के विरोध में, क्योंकि इसके कारण तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के कारण ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान में लोग अयतुल्ला हम की मौत का जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग शोक मना रहे हैं। इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अभी के लिए शासन ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया है। ऐसा लगता है कि वह बदला लेने पर तुला है और इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमला जारी रखे हुए है। मौतों की सही संख्या इस समय निर्धारित करना कठिन है। अमेरिकी सेना के अनुसार अब तक 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अल जज़ीरा के अनुसार इसराइल में 10 लोग मारे गए हैं, यूएई में 3, बहरीन में 1, कुवैत में 1, लेबनान में 13 और इराक में 2 लोग मारे गए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया कि हमलों के बाद कम से कम 550 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। इजराइल टाइम के अनुसार ये आंकड़े सैन्य और नागरिकों के बीच अंतर नहीं करते और आने वाले दिनों में स्थिति और भी बिगड़ने की संभावना है।